नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी एक डेरिवेशन है जिसको कुछ स्टूडेंट्स बहुत कठिन समझा करते हैं। तो आज हम ऐसे ही सो कॉल्ड कठिन डेरिवेशन को समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो फ्रेंड्स, आपने ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली शब्द पिछले वीडियो में भी सुना, डेरिवेशन भी किया, लेकिन वहां पर था कुंडली के केंद्र पर। जैसे यहां ये हमने जो कुंडली बनाई है इसका केंद्र है O, तो पिछले बार हमने इसके सेंटर O पर तीव्रता ज्ञात की है। आज हम क्या करने वाले हैं, इसकी अक्ष मतलब इसके केंद्र से होकर जाने वाली ये जो लंबवत रेखा है जिसको हम अक्ष कहते हैं, आज इस अक्ष पर हमने कोई बिंदु ले लिया है P। तो इसकी अक्ष पर स्थित इस बिंदु P पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। फ्रेंड्स, डायग्राम में आप सोच रहे होंगे कि वहां कुंडली पूरी वृत्ताकार बनाई थी, यहां पर भी लिखा वृत्ताकार है, लेकिन इसका शेप कुछ वृत्ताकार तो लग नहीं रहा। तो देखिए, सर्कुलर कॉइल ये चूड़ी जैसी, ठीक है, ऐसा ही हमने पिछले डायग्राम में पिछले डेरिवेशन में देखा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस कॉइल के सेंटर से जाने वाली एक्सिस इस पेन के डायरेक्शन में होगी। तो इस पेन को क्या मैं इस कागज पर दर्शा सकता हूं डायग्राम में? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कागज है ये एक तल है और ये वृत्ताकार कुंडली इसके तल में आ चुकी है। तो अब इसके परपेंडिकुलर जो कुछ भी चलेगा वो इस कागज पर दिखा पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हमने इस कॉइल को इस प्रकार रखा हुआ है। अब ऐसे रखने से क्या होगा, जो एक्सिस है वो देखिए आप चित्र में ये दाईं साइड आ गई है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जैसे ये है हमारी कॉइल और ये उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस। तो इस एक्सिस को हमने ये इस प्रकार यहां ये दर्शा दिया है। अब इस प्रकार ये कुंडली जो है वो इस कागज के तल के लंबवत ऐसी खड़ी हुई है और अब इसकी एक्सिस को दिखा पाना हमको संभव हो गया है। तो इसलिए इस कुंडली को हमने इस प्रकार खड़ा रखा हुआ है और ये जो पेन की डायरेक्शन है ये इस एक्सिस की डायरेक्शन है और इस पर माना गया है पॉइंट P। तो अब इस P पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी और रूपरेखा समझनी पड़ेगी। देखिए, ये जो आपने कॉइल ली है ये कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है, धारावाही है। तो हमने ये धारा की डायरेक्शन ली, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसी चल रही है, समझ पा रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार। तो इस डायरेक्शन में ये करंट सप्लाई हो रहा है और इसकी जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस है, ये पॉइंट P है। तो इस P पॉइंट पर इस धारावाही कुंडली के कारण, जिसका की केंद्र O है और त्रिज्या R है, हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी है ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट किसी कॉइल की एक्सिस पर तीव्रता ज्ञात कर लें, लेकिन बायो सावर्ट लॉ में हम जानते हैं कि हम तार के अल्पांश के कारण किसी भी पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वृत्ताकार कुंडली का हमने एक अल्पांश लिया, ये AB, जिसकी लंबाई मानी हमने DL। तो ये जो DL लंबाई का अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण
हम ज्ञात करेंगे इस P पॉइंट पर तीव्रता। तो बायो सावर्ट का जो लॉ है उसमें अल्पांश की लंबाई आती है, इसमें बहने वाली धारा भी I होगी, ये भी शामिल होती है। अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी भी आती है, तो इस दूरी को मान लिया है हमने y। अब फ्रेंड ध्यान देना, केंद्र से जो पॉइंट P की दूरी है वो x है। ये हमको क्वेश्चन दे रहा है कि ये हमारी कुंडली है जिसका केंद्र O, त्रिज्या r, इसकी अक्ष पर कोई P बिंदु और इसकी केंद्र से दूरी है x। ये सब हमारे गिवन में होगी, दिए गए भाग में शामिल होगी, क्योंकि ये सब हमको आंसर में लाना पड़ेगा इस P की पोजीशन दर्शाने के लिए। लेकिन अब हम जो एडिशनल काम कर रहे हैं, ये अल्पांश जिसकी लंबाई हमने dl मानी, ये हमने एडिशनल काम किया। इसकी दूरी मानी y, ये हमने मन से माना है। तो ये दूरी हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमको आवश्यक पड़ रही है, इसलिए हमने मानी। तो अब ये जो दूरी हमारी y है, जब आप बायो सावर्ट का लॉ लगाएंगे तो बायो सावर्ट का जो लॉ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। तो r होती है यहाँ दूरी जो हमने की y लिख रखी है यहाँ, और यहाँ होता है थीटा। अब ये थीटा लिखा है हमने यहाँ 90 डिग्री। अब ये कैसे आया इसको समझते हैं। ये थीटा क्या है? ये थीटा है I और dl। ये जो I dl यहाँ लिया है ना, तो I dl का मतलब क्या है? dl लंबाई में बहने वाली जो धारा है, तो चाहे आप dl की डायरेक्शन ले लें या I की डायरेक्शन ले लें, वो एक ही होती है। तो एक डायरेक्शन होती है हमारी इस I की, जो कि उस कॉइल की परिधि के अकॉर्डिंग चलेगी जिस पर हमने dl अल्पांश लिया है, तो उसको हम dl की डायरेक्शन मान लें। और दूसरा होता है ये दूरी y, इन दोनों के बीच का एंगल होता है हमारा ये थीटा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये चित्र में जो दिख रहा है वो कहीं से 90 तो नहीं लग रहा है, फिर कैसे हम 90 माने इसको? तो देखिए, फिर इस चूड़ी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये है आपकी ये कॉइल, इसमें ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा है सप्लाई, ठीक है। अब इस पर यहां कहीं भी हमने एक अल्पांश लिया ऐसा जिसकी लंबाई है dl, और ये पेन इस डायरेक्शन रखा हुआ है। तो जो डायरेक्शन आप चित्र में देख रहे हैं इस पेन और चूड़ी के द्वारा, उसमें इसका ये जो तल है, इस तल और इस पेन के बीच 90 का एंगल नहीं है, बल्कि कुछ तिरछा है। जैसे ये यहाँ ऐसी रख दी जाए और फिर इसको पेन तिरछा कर लें, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 नहीं है। यही हमको यहाँ पर चित्र में ऐसा दिख रहा है, ऐसा टेढ़ा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 नहीं है। लेकिन यहाँ इस एंगल की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है इस करंट की डायरेक्शन, धारा की दिशा। ये जो धारा की दिशा है ये, और इस दूरी ये जो है y, ये जो पेन के द्वारा है ऐसा, इनके बीच का एंगल। तो इसको ये हमने घुमाकर ऐसा ऊपर कर लिया। अब देखिए, तो ये जो इस चूड़ी की डायरेक्शन है और ये पेन है, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है? ये 90 बनेगा। अब चाहे मैं इसको ऐसा नीचे झुका लूं, चाहे ऊपर ले आऊं, ये कैसा रहेगा? हमेशा इस पेन और चूड़ी के बीच का एंगल 90। यदि मैं इसको ऐसा तिरछा करूंगा, जब ये एंगल बदलेगा, ये बीच में आ गया, कितना हो गया? 90। अब ये पेन चाहे नीचे चला जाए चाहे सीधा हो जाए, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये स्थिति है हमारी ऐसी कि इस पेन के नीचे या ऊपर जाने से इस कुंडली का जो तल है, ये तल इस पेन के साथ जो एंगल बना रहा है वो चेंज होगा। लेकिन इसमें बहने वाली ये जो करंट है, ये जो हमने इसकी लंबाई यहाँ जो dl मानी है, इस dl और इस पेन के बीच का एंगल तो हमेशा ही कैसा रहेगा? ये 90 डिग्री। तो इस dl लंबाई के अल्पांश और इस पेन के बीच का एंगल कितना हो गया? ये 90 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने ये एंगल 90 डिग्री ले लिया है। तो अब
ये एंगल भी हमारे पास आ गया। तो अब हम लगाते हैं इसमें बायो-सावर्ट का लॉ और डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जो कुछ भी हमने समझा है उसको थ्योरी में किस प्रकार लिखेंगे यहां देख लेते हैं। चित्र में O केंद्र तथा R त्रिज्या वाली वृत्ताकार धारावाही कुंडली प्रदर्शित है। इसमें बहने वाली धारा ये I है। इसके केंद्र ये O से X दूरी पर अक्ष पर, ये केंद्र O है, इससे X दूरी पर कहा इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब कैसे करना है तो हम लिखा यहां, माना कुंडली की परिधि पर dl लंबाई का एक अल्पांश AB है जिसकी बिंदु P से दूरी y है, ये दूरी y मानी थी। तब बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश था तो dB आएगी, छोटी तीव्रता होगी। μ0/4 पाई IDL साइन थीटा की वैल्यू हो गई 90, दूरी हो गई हमारी y, ये आप समझ गए इसलिए y उसका आ गया। इकाई है SI मात्रक में, SI यूनिट में न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब ये डायरेक्शन बनी PQ, ये डायरेक्शन भी आपको समझनी पड़ेगी PQ कैसे आती है। इस फिगर में PQ कहाँ है, ये है, ये PQ, ये SI ये ऊपर। देखिए आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम पढ़ा था कि ऐसे हथेली को यदि बिल्कुल सीधा हम फैला लें तो उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी और ये जो हमारा अंगूठा है ये बताएगा हमको करंट की डायरेक्शन। तो हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो अभी देखिए इस कॉइल में इस प्रकार करंट सप्लाई हो रहा था, मतलब ऐसा ऊपर की ओर इस AB भाग में ये B से A की ओर करंट आ रही होगी। ये हमने अंगूठा लिया इसकी ओर, अब ये उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी तो हथेली का तल कुछ इस प्रकार आएगा। तो अब इस हथेली के तल के लंबवत, तो ऐसी जब हथेली हम तिरछी रखेंगे अपनी जिससे उस बिंदु P की ओर हो, तो इसके लंबवत मतलब ये जो दूरी है इस की दिशा में हमारी हथेली आ जाएगी और इसके लंबवत ऊपर की ओर होगी फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि आपने P से ये लंबवत यहां इससे लिया। तो P बिंदु पर P से Q की ओर डायरेक्शन जो है वो dB की डायरेक्शन हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमको मिलेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जिसकी डायरेक्शन होगी P से Q। तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो क्या बचा, μ0/4 पाई IDL/y²। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं ये जो हमारी dB है ये इस y की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो इस x की डायरेक्शन के भी हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, एक नॉर्मल खींचा, लंबवत लाइन खींची। तो x की डायरेक्शन के लंबवत ये लाइन आई बिल्कुल सीधी। तो अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये हमने मान लिया, तो इन दोनों के बीच का भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि x और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, y और ये आपस में परपेंडिकुलर है। यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो अब चूंकि ये एंगल थीटा हो गया इसलिए हमने इस dB के घटक निकाले, दो परस्पर लंबवत। तो एक थीटा के पास वाला होता है जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, जो कि कॉस में आता है, तो ये हो गया dB cos थीटा। अब एक होता है इसके लंबवत, तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है जो कि साइन में आएगा, हो जाएगा dB sin थीटा। तो इस प्रकार यह हमने लिख दिया कि वेक्टर dB के दो परस्पर लंबवत घटक dB cos थीटा व dB sin थीटा प्राप्त होते हैं। अब हमने जैसा काम अभी इस AB अल्पांश के लिए किया है ठीक वैसा ही काम हमको फिर से करना है, लेकिन किसके लिए, तो हमने यहां से व्यास बनाया, मतलब ये जो AB हमारे पास अल्पांश था यहां से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींची जो कि सेंटर से होकर चली जाए तो वो होगी व्यास। तो व्यास के एक सिरे पर ये अल्पांश है और दूसरे सिरे पर हमने ये दूसरा अल्पांश मान लिया A', B', जिसकी लंबाई भी रखी हमने dl। तो इसकी दूरी फिर कितनी हो जाएगी, ये y, ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, थीटा। और इस पर जब हम तीव्रता निकालेंगे तो जैसे इस y के लंबवत डायरेक्शन ये थी, ऐसे यहां इसके लंबवत डायरेक्शन ये आ जाएगी, इसको हमने q' नाम दे लिया।
डायरेक्शन बनेगी पी क्यू डैश, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर वैसी की वैसी चित्रानुसार कुंडली की परिधि पर डीएल लंबाई का एक अन्य अल्पांश ए डैश बी डैश है जिसकी भी बिंदु पी से दूरी y है। तो बायो सावर्ट के नियम से ए डैश बी डैश अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर लगाइए आप बायो सावर्ट लॉ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, ये तो सेम टू सेम है। आई वही धारा जो ऊपर इस अल्पांश में बह रही थी वही इसमें बहेगी क्योंकि पूरी कुंडली में तो आई सप्लाई हो रही है। लंबाई हमने समान मानी, ये साइन थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 90 डिग्री, तो ये 90 ही लिख देते हैं हम यहाँ पर। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो फिर क्या बचा आई डीएल, साइन 90 हो गया 1 अपॉन में आ गया बाय स्क्वायर। अब इसके भी फिर हम निकालेंगे दो परस्पर लंबवत घटक, तो चूंकि ये थीटा है तो ऐसे ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा के पास वाला कॉस में जाएगा, लंबवत वाला साइन में जाएगा, ये जाएगा डीबी डैश कॉस थीटा और ये डीबी डैश साइन थीटा, ठीक है। ये जैसा ऊपर काम किया था वैसे ही नीचे काम हो गया। तो अब यहां पर हमने देखा कि हमने डीबी की वैल्यू निकाली और डीबी डैश की वैल्यू निकाली, दोनों को दो परस्पर लंबवत घटकों में बांटा। ये काम हमारा बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन इस एक जैसे काम करने में हमको जो दो इक्वेशन मिली 1 और 2, इसमें क्या दिख रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो भी हमारी एक जैसी है, सेम टू सेम है, इक्वल है। तो अब हमने ऐसा देखा कि यदि केवल ये दो ही अल्पांश होते तो जब हम परिणामी तीव्रता इस बिंदु P पर निकालते तो चूंकि dB cos थीटा dB डैश cos थीटा के बराबर होता, तो ये तो परस्पर विपरीत हैं, विपरीत से इसका परिणामी घटाकर निकालते हैं तो ये आपस में कैंसिल होते। तो जब हम परिणामी निकालते तो ये दोनों जुड़ जाते, ये दोनों घट जाते, तो केवल इन दोनों को जोड़कर ही हमारा आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो लंबवत वाले हैं परस्पर विपरीत हो रहे हैं, वो तो हमारे कैंसिल हो रहे हैं। तो यदि दो अल्पांश की ये स्थिति है तो पूरी कुंडली को ऐसे ही हम कई सारे अल्पांशों में बांट सकते हैं। तो यदि हम पूरी कुंडली को ऐसे कई सारे अल्पांशों में बांटेंगे तो जितने कॉस वाले हैं वो सारे घटक हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कौन से, केवल साइन वाले। तो इसका मतलब यदि हम संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालें तो ऐसे dB साइन थीटा वाले जितने भी हमारे घटक हैं उन सबको जोड़ते जाएं। तो देखो यही यहां पर किया है। इसी प्रकार कुंडली की परिधि को dl लंबाई के अनेक अल्पांशों में बांटा जा सकता है। तो संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये dB साइन थीटा प्लस dB डैश साइन थीटा, ऐसे और जो भी होंगे सबको जोड़ लेंगे। क्योंकि dB और dB डैश आपस में बराबर हैं तो ऐसे जितने भी अल्पांश निकलेंगे उन सबके कारण जो तीव्रता होगी वो ऐसी बराबर होती जाएगी। तो इन सबको हम सिग्मा के द्वारा दिखा सकते हैं, ये सबका योग। अब जब इसमें आपने dB की वैल्यू रखी तो dB की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट से ले लो या सेकंड है तो बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमारी यहाँ आ गई इक्वेशन। अब सिग्मा के अंदर जितनी कांस्टेंट राशियां हैं वो सब बाहर कर दो आप, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई साइन थीटा बाहर आ गए और वाई स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर केवल क्या बचेगा हमारा डीएल, क्योंकि इसको जोड़ना है हमें। तो ये जो आपका डीएल है ये डीएल कुंडली की परिधि का छोटा सा भाग है और ऐसे ही इसकी परिधि पर हमने बहुत सारे भाग लिए हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं। तो यदि सभी भागों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी कुंडली की परिधि। कुंडली हमारी सर्कुलर है, मतलब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ 2 पाई आर। अब इसमें जब हम इक्वेशन थर्ड मानकर इसको यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ये जो थीटा है वो हमारा मन से माना हुआ है, वाई हमने मन से माना है, तो इनकी वैल्यूज यहाँ पर रखनी पड़ेंगी जो भी हमने चीजें मन से मानी हैं। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू कैसे बना रहे हैं, ये है हमारा थीटा, ये बना एक समकोण त्रिभुज, तो साइन की वैल्यू होती है लंब, ये लंब मतलब आर अपॉन कर्ण, ये वाली भुजा तो आर अपॉन बाय, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो आर अपॉन बाय, ये देखो लंब बटे कर्ण आर अपॉन बाय। ऐसे इस y की वैल्यू बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम पर काम करेंगे। ये समकोण त्रिभुज,
ये r और x की वैल्यू हमको क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए इसको हम जानते हैं, ये हमने मन से मानी, तो हम y की वैल्यू इन दोनों के रूप में निकाल सकते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो y का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, तो y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ गया हमारा y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब y की वैल्यू चाहिए, पक्षांतर कर दो इस 2 का तो 1/2 जाएगा, मतलब अंडर रूट आएगा। अब क्या है, उठाकर ये वैल्यू रखो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने इस वाले इक्वेशन में, ये r अपॉन y, बगल में चल रहा है 2 पाई r। अब देखो r का r में इंटू हो गया, ये r स्क्वायर बन गए, y स्क्वायर का y में हुआ तो y क्यूब बन गए। अब इस y को हटाना है, ये y की वैल्यू जब यहाँ क्यूब करोगे तो यहाँ भी क्यूब होगा, तो 3/2 बन जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डायरेक्शन कहाँ होगी, तो देखो यही dv साइन थीटा जुड़ रहे हैं, तो ऐसे जितने भी घटक होंगे वो सभी इसी डायरेक्शन में आएंगे, तो यही डायरेक्शन है हमारी परिणामी तीव्रता, इसको दे हम o से p की दिशा, तो इसलिए यहाँ डायरेक्शन हो गई हमारी o से p। अब ये केस हमने तब सॉल्व किया है जब कुंडली में केवल हमने एक ही फेरा माना। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या करें, इसमें n का इंटू और कर दीजिए, तो μ0/4 पाई 2 पाई n i, ये इंटू कर दिया n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, डायरेक्शन वही o से p। अभी चूंकि ऐसा यूनिट है, यदि आप CGS में इसको सॉल्व करेंगे तो μ0/4 पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, बस और क्या है, यहां आपका आंसर आ गया, डेरिवेशन कंप्लीट। तो है ना इजी डेरिवेशन। बस इसमें ये जो आपका डायग्राम है इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, तो जो मैंने आपको अभी समझाया मुझे उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। अब आप इसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक को फिर समझेंगे। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।